हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में कुछ इतिहास और गुप्त वंश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करेंगे फ्रेंड्स आपकी जो क्लास है आप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में जो पॉलिटी और हिस्ट्री इनसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्लास आपकी है तो क्लास को आपको सपोर्ट करना है। क्लास में आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइव लेकर के आना है। ओके, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बट फ्रेंड्स इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। ओके, चलिए तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि तमिल इतिहास में संगम वंश जुड़ा हुआ है। बताइए कि तमिल इतिहास में संगम वंश किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं कांची के महान पल्लव राजवंश के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रारंभिक ईसाई युग के पांड्य राज्यों की प्रशंसा में लिखी गई कविताएं। चीन राजाओं के दरबारी कविता जो कल्याणों को संरक्षण देने के लिए प्रसिद्ध थी। ये मदुरई में पंडियन राजा के शाही संरक्षण के तहत आयोजित विद्वान तमिलों का एक कॉलेज या विधानसभा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, संगम काल में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। बताइए कि संगम काल में तमिलों का सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं इंद्र, मुरुगन, वरुण या तिरुमल। कमेंट करें। चलिए तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका मुरुगन। ओके, तो मुरुगन जो है ये संगम काल के तमिलों के सबसे लोकप्रिय देवता थे। क्लियर, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में गुफा लिपि का अर्थ है। बताइए गुफा लिपि का अर्थ क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं अघोषित भित्ति चित्रों के निशान, तमिल ब्राह्मी, तमिल ग्रंथ या पल्लव ग्रंथ। बताइए तो फटाफट से बताइए दक्षिण भारत के संदर्भ में गुफा लिपि का अर्थ क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तमिल ब्राह्मी तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तमिल ब्राह्मी होता है। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स आपकी क्लास है इसको आपको सपोर्ट करना है तो क्लास को सब लोग प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर करते रहिए। ओके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न तिरुकुलर का हिस्सा है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो तिरुकुल या तिरुकुलर, तो तिरुकुलर किसका हिस्सा है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किलका नक्कू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक थे। तो कौन जो है तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक थे। बताइए आपके ऑप्शन है कंबन, कुट्टन, नन्या या तिकन्ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंबन। ठीक है, तो तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक कौन थे। तो ये कंबन थे। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि संगम साहित्य में तोलक पीएम का अर्थ है। तो तोलक पीएम का संगम साहित्य में अर्थ क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं तमिल कविता, तमिल व्याकरण, तमिल वास्तुकला या तमिल राज व्यवस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिल व्याकरण। ठीक है, तो संगम संगम साहित्य में तोलक पीएम का अर्थ क्या होता है। तो ये तमिल व्याकरण। क्लियर, तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए जाना जाता है। तो कंबन,
कुट्टन, ननन्या या तिकन्या। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो किनको महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए जाना जाता है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ननन्या और तिकन्ना इनको जानते हैं, यानी कि 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 5वीं शताब्दी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की प्रशंसा की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, ये गंगा। तो 5वीं शताब्दी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की प्रशंसा की गई है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कावेरी। ओके, तो फ्रेंड्स कावेरी नदी की प्रशंसा की गई है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि मणिमेकलाई के लेखक कौन हैं? तो कोवलन, सथानार, इलांगो अडिगल या तिरुत्कुतेवर। तो बताइए कि मणिमेकलाई के लेखक कौन है, कमेंट करें। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर आप ऑप्शन नंबर बी चुने हुए हैं, बिल्कुल सही आंसर है, सथानार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य मणिक मेकलई के पात्र हैं? तो बताइए, तो मणिक मेकलई के पात्र में कौन है? आपके ऑप्शन है उदय कुमार, सुधामती, कुरल या आदिकाल। देखिए, उदय कुमार, कुरल और आदिकाल, ठीक है, ये जो है इस महाकाव्य के पात्र हैं। क्लियर? तो अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सुना है डी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि संगम काल की चोल राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कावेरीपट्टनम, मदुरै, उरायूर या कोचीन। तो संगम काल की चोल नगरी कहाँ पर स्थित थी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, कावेरीपट्टनम। ठीक है, तो संगम काल की चोल नगरी कावेरीपट्टनम में स्थित थी। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दो चोल सरदारों नालन किल्ली और नेदुन किल्ली के बीच दीर्घकालीन गृह युद्ध का उल्लेख किस कवि ने किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं कंबन, कुट्टन, नैनन या कोवूर किलर। कमेंट करें फटाफट से। तो दो चोल सरदारों नालन किल्ली और नेदुन किल्ली के बीच जो दीर्घकालीन गृह युद्ध का वर्णन किया है ये कोवूर किलर ने किया है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है वो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है कि जिस जगह में एक हाथी लेट सकता है वहाँ 7 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज पैदा किया जा सकता है। यह संगम कविताओं में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के लिए कहा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जिस जगह में एक हाथी लेट सकता है वहाँ 7 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज पैदा किया जा सकता है। अब बताइए, यह संगम कविताओं में किस साम्राज्य के लिए कहा गया है? ऑप्शंस हैं चोल, चेर, पांड्य या राष्ट्रकूट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, चोल। ठीक है, तो ये चोल साम्राज्य के लिए ऐसा कहा गया था। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, चेर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कमेंट करें कि चेर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है आपके पुहार, कावेरीपट्टनम,
कराईकल या वंजी, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, वंजी। ठीक है, तो चेर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? वंजी। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि परिपादल में एक प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में एक चेर राजा का उल्लेख है, वह था। तो बताइए फ्रेंड्स कि परिपादल में एक प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में एक चेर राजा का उल्लेख है, तो वह राजा कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं चेरामन, उर्मापोराय, नेक्स्ट ऑप्शन किलीवाल्टन, उदयनगर या अटनाटी। फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयनगर। क्लियर, तो फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। उदयनगर हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं भाई। पहला कथन दिया गया है कि इमायवरम्बन के पुत्र सेनकुट्टवन यज्ञश्री शातकर्णी के समकालीन थे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है कि शिल्पाधिकारम सेनकुट्टवन के कारनामों का विस्तृत विवरण देता है। दो कथन आपको दिए गए हैं। अब बताइए ऊपर दिए गए कथनों में से सही कौन सा है? बताइए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक और ना ही दो, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमने होमवर्क में देना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क में देते हैं। तो इन दोनों कथनों में से हमारा सही कथन कौन सा है, इसका आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पांड्य देश में बड़ी मात्रा में अदरक और दालचीनी के उत्पादन का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मेगास्थनीज, टॉलेमी, इब्न साउद या मार्को पोलो, कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, मार्को पोलो। ठीक है, तो पांड्य देश में बड़ी मात्रा में अदरक और दालचीनी उत्पादन का जो उल्लेख मिलता है ये किसने किया है? तो ये मार्को पोलो द्वारा किया गया है। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संगम ग्रंथों के अनुसार और कौन कौन और मन्नान शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कौन और मन्नान ये जो शब्द हैं ये किससे संबंधित थे, कमेंट करें। आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री, सेना का सेनापति या राजा, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा। ठीक है, तो कौन और मन्नान शब्द जो हैं ये राजा से संबंधित थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को मिलाएं। चलिए तो चलिए फटाफट से मिला ही लेते हैं, इनको डिस्कस नहीं करते हैं ना। तो देखिए जो अमछौर है तो एक तरफ अधिकारी दिए गए हैं, दूसरे उनके कार्य दिए गए हैं। जो अमछैर था कौन? अमैछर, ये मंत्रियों से संबंधित था, तो ए का हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, इसके अलावा अंतनार जो था ये पुरोहितों से संबंधित थे, तो बी का हो जाएगा 1। सेनापतियार जो थे ये सेनापति इनको कहते थे, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3। अब देखते हैं 2 1 4 3 किस ऑप्शन में हमको मिलेगा। तो 2 1 4 3 देखिए ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संगम युग में उमनार कौन थे? तो फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि संगम युग में उमनार कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं नमक की खुदरा विक्रेता, सैन्य कमांडर, दुकानदार या कृषक। फटाफट से बताइए उमनार किनको बोलते थे? देखिए संगम युग में नमक के जो खुदरा विक्रेता थे, ठीक है, तो नमक के खुदरा विक्रेताओं को उमनार के नाम से जानते थे।
क्लियर, उमनार के नाम से। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज दक्षिण भारत में मुजिरसिस के ऑगस्टस के मंदिर का प्रमाण देता है? तो कौन सा दस्तावेज दक्षिण भारत में मुजिरसिस में ऑगस्टस के मंदिर का प्रमाण देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आपके ऑप्शन है एर्थरियन सागर का पेरिप्लस, निर्चस, वंशावली टेबल या संगम साहित्य। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस। ठीक है ना, तो एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृत पाठ में वर्णित यवन प्रिय शब्द निरूपित है। तो यवन प्रिय शब्द का संबंध किससे है बताइए? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय मुसलमानों की एक अच्छी किस्म, विडंबना, युवतियों को डांस परफॉर्मेंस के लिए ग्रीक कोर्ट में भेजा गया, या मिर्च। बताइए यवन प्रिय का संबंध किससे है? फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको अपने होमवर्क में ढूंढ करके देना होगा। ठीक है, तो प्राचीन संस्कृत पाठ में यवन प्रिय का संबंध किससे ये आपको अपने होमवर्क में बताना है। क्लियर, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि किस प्राचीन स्थल की खुदाई से भारत और रोम के मध्य ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में प्रगाढ़ व्यापारिक संबंधों की जानकारी प्राप्त हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपकी ऑप्शन है मदुरै, ताम्रलिप्ति, टोंडी या अरिकमेदु। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एथरियन सी, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एथरियन सी के लेखक के लिए पोडुक के रूप में जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए कि किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एथरियन सी के लेखक के लिए पोडुक के रूप में जाना जाता था? आपके ऑप्शंस आपके सामने, जैसे कि अरिकमेडु, ठीक है ना, इसके अलावा तनीरा लिपि, कोरकई या बर्बरिक्रम। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरिकमेदु। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि एम्फोरा जार एक है, तो एम्फोरा जार क्या है? आपके ऑप्शंस हैं छिद्रित जार, नेक्स्ट ऑप्शन लंबा डबल हैंडल जार, चित्रित ग्रे जार या काले और लाल बर्तन जार। तो एम्फोरा जार क्या है बताइए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबा डबल हैंडल जार। ठीक है, तो लंबा और डबल हैंडल जार ये है एम्फोरा जार। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए एम्फोरा जार देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए, तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपको कि संगम युग में विनिमय एक प्रकार की वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है कि आदान प्रदान के लिए कुछ निश्चित बिंदु थे जिन्हें अवनम कहा जाता था। तो दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ऊपर दिए गए कथनों में से सही कौन है बताइए? आपके ऑप्शन है केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो, या ना तो एक और ना ही दो। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि जो संगम युग में विनिमय था ये एक प्रकार की वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। क्लियर, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला फिर से आपको मिलान से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो एक तरफ पोर्ट दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। ठीक है, अब बताना कि कौन सा जो है पोर्ट कौन से स्थान पर है, फटाफट से मिला देते हैं। ठीक है, चलिए तो जो बेरिगाजा पोर्ट है ये नर्मदा नदी के उत्तर में है, यानी कि ए का हो जाएगा 4।
इसके अलावा जो मुजरिस पोर्ट है ये मालाबार तट पर है, बी का हो जाएगा फर्स्ट। सोपारा तट जो है हमारा वर्तमान मुंबई में है, सी का हो जाएगा टू। और जो सुवाम भूमि है ये भारत के पूर्वी तट पर है, तो डी का हो जाएगा थ्री। तो 4123, ठीक है, क्या सीरीज बन रही है? 4123 किस ऑप्शन में है? तो 4123, ठीक है, 4123 ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर? चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, रोमन निर्माण की निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो बर्तन के टुकड़े, कांस्य चिन्ह, लैंप या सिक्के। तो रोमन निर्माण की कौन सी वस्तु भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई गई है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, सिक्के। क्या पाया गया है? सिक्के पाए गए हैं, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तमिल ग्रंथ को लघुवेद कहा गया है, बताइए। तो नंदिकाल, मबगम, कलिंग, गुट्टप्राणी, पेरियार पुराणम, ये कुरल। तो किस तमिल ग्रंथ को लघुवेद कहा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुरल। ठीक है, तो कुरल को लघुवेद कहा गया है। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि वेन्नी के युद्ध में चोल राजा करिकाल ने किसे पराजित किया था? तो वेन्नी के युद्ध में चोल राजा करिकाल ने किसको पराजित किया था, बताइए। आपके ऑप्शन है पांड्य और चेर, सातवाहन और शक, पल्लव और चेरस, या पांड्य और बैक्ट्रियन। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन और शक। क्लियर? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, सातवाहन और शक। चलिए अगला प्रश्न, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वत्सराज, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, या महिपाल। तो प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वत्सराज। क्लियर? तो प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो वत्सराज को मानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं कौन बता पाएगा। सबसे पहले प्रश्न है कि अल मसूदी एक अरब यात्री निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले फटाफट से बताइए। तो अल मसूदी जो कि एक अरब यात्री था, ये किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइए। नागभट्ट तृतीय, गोपाल, अमोघ वर्ष, ये महिपाल प्रथम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महिपाल प्रथम। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स फटाफट से देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल वंश का सबसे महान शासक था? तो महेंद्रपाल, गोविंद चंद्र, चंद्रदेव, या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो गढ़वाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद चंद्र। ओके, गोविंद चंद्र। क्लियर? तो गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश का सबसे महान शासक था। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि धंगदेव किस वंश के शासक थे? आपके ऑप्शन है जेजाग भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, माहिष्मती की कलचुरी, या त्रिपुरा के कलचुरी। तो धंगदेव किस वंश के शासक थे, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जेजाक भुक्त के चंदेल। ठीक है,
तो धंगदेव जो है जेजाक भुक्त के चंदेल वंश के शासक थे, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जेजाक भुक्त के चंदेल। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ अपने क्लास को सपोर्ट करने के लिए एक बार सभी लोग क्लास को अपने शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो सब लोग क्लास को अपने फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस शासक को उसके एक शिलालेख में कविराज कहा गया है? तो कविराज जो है किस शासक को कहा गया है बताइए। चलिए ऑप्शंस पढ़ देते हैं। आपके ऑप्शन है प्रतिहार शासक के मिहिर भोज, परमार शासक भोज, पाल शासक धर्मपाल या चालुक्य शासक कुमारपा। तो कविराज किसको कहा गया है फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, परमार शासक भोज। ठीक है, तो परमार शासक भोज को कविराज कहा गया है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र के दरबार की शोभा थी। तो अमोघ वर्ष, नृपतुंग, कुमारपाल, जय सिम्हा सिद्धराज, ये विद्याधर। तो महान जैन विद्वान हेमचंद्र के दरबार की शोभा कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कुमारपाल। ठीक है, इनको कहते थे कुमारपाल को। ओके, कुमारपाल। चलिए हम देखते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कल्हड़ द्वारा लिखित राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किसके शासनकाल से संबंधित है राज तरंगिणी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी एग्जाम में गया है, लेकिन इस प्रश्न को हम पूरे क्लास का सबसे इजी सबसे आसान क्वेश्चन मानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी बच्चे को गलत नहीं करना है। बताइए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर का इतिहास। ठीक है, तो राज तरंगिणी जो है ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के इतिहास में पाई जाने वाली एक सुसंगत विशेषता बड़े साम्राज्यों के बजाय छोटे क्षेत्रीय राज्यों का विकास था। आपके ऑप्शन है लोहे जैसे खनिज की अनुपस्थिति, सामाजिक संरचना में बहुत सारे विभाजन, उपजाऊ भूमि के विशाल क्षेत्रों की अनुपस्थिति या जनशक्ति की कमी। तो दक्षिण भारत के इतिहास में पाई जाने वाली एक सुसंगत विशेषता बड़े साम्राज्यों के बजाय छोटे क्षेत्रीय राज्यों का विकास था। बताइए। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न काफी बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए प्रश्न है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि इसकी स्थापना दंतदुर्ग ने वातापी के चालुक्य को अपदस्थ करके की थी और राजधानी मान्यखेत में तय की गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है कि राष्ट्रकूट राजाओं ध्रुव, गोविंद द्वितीय और इंद्र तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया। तीसरा ऑप्शन है कि राजा अमोघ वर्ष ने कविराज मर्ग किला लिखा कविराज मर्ग लिखा, जो काव्यशास्त्र पर सबसे पुरानी कन्नड़ पुस्तक है। लास्ट ऑप्शन दिया गया कि राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। अब इन चार कथनों में से सही कौन सा है बताइए। देखिए सबसे अच्छी बात यह कि इस तरह के सारे कथन हमारे सही हैं। ठीक है, अब कथनों को हम दोबारा सबसे पढ़ा देते हैं आपको। देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? दंतदुर्ग ने। राजधानी क्या थी? मान्यखेत। क्वेश्चन पहला दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रकूट राजाओं ध्रुव, गोविंदा तृतीय और इंद्र तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके अलावा कन्नड़ भाषा की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो ये कविराज मर्ग। ओके, किसने लिखा था? तो राजा अमोघ वर्ष ने। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। और राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर यानी कि शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है,
तो इतने सारे क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन से पढ़ने को मिल जाएंगे, याद रखिएगा, और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख मिलता है। तो पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, मिहिर भोज का ग्वालियर शिलालेख, कुमारगुप्त प्रथम का करमदंड शिवलिंग शिलालेख, या चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ शिलालेख। तो संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किसमें मिलता है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। क्लियर, तो पुलकेशियन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वेंगी के चालुक्यों के संस्थापक कौन थे। तो भानुवर्धन, विष्णुवर्धन, विजयादित्य प्रथम, या पुलकेशियन तृतीय, तो चतुर्थ। तो वेंगी के चालुक्यों के संस्थापक कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेंगी के चालुक्यों के संस्थापक बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णुवर्धन। ठीक है, तो वेंगी के चालुक्य कौन थे, तो विष्णुवर्धन थे। क्लियर, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, वो फ्रेंड्स आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विष्णुवर्धन। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, चोल काल डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, आपके ऑप्शन है धार्मिक विकास, ग्राम सभाएं, राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध, या श्रीलंका से व्यापार। तो चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभाएं। तो चोल काल जो है ग्राम सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गंगई कोंड चोल की उपाधि किसने धारण की। तो राजेंद्र प्रथम, राजराजा, राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, या कुलोटुंगा प्रथम। तो गंगई कोंड चोल की उपाधि किसने धारण किया, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजेंद्र प्रथम। ओके, तो गंगई कोंड चोल की राजधानी किसने धारण किया था, तो राजेंद्र प्रथम ने। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि राजेंद्र प्रथम द्वारा कावेरी के मुहाने के पास गंगई कोंडा चोलपुरम नामक नई राजधानी के निर्माण का अवसर क्या था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो किस अवसर पर उसने चोलपुरम नामक नई राजधानी बनाई। आपके ऑप्शंस हैं, पश्चिमी गंगा पर उनकी जीत, नेक्स्ट ऑप्शन ओडिशा के पूर्वी गंगा के खिलाफ अपने अभियान का सफल समापन, उनकी सर्वांगीण जीत के बाद अश्वमेध यज्ञ का प्रदर्शन, या उत्तर भारत में उसकी सेनाओं का सफल अभियान। बताइए। तो राजेंद्र प्रथम द्वारा कावेरी के मुहाने के पास गंगईकोंड का चोलपुरम नामक नई राजधानी का अवसर क्या था, फटाफट से कमेंट करें। देखिए, तो गंगईकोंडा चोलपुरम राजधानी उसने उत्तरी भारत में उसकी सेनाओं के सफल अभियान के अवसर पर बनाया था। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चोल राज्य व्यवस्था की एक विशेषता है। तो चोल राज्य व्यवस्था की एक विशेषता इनमें से कौन है। आपके ऑप्शन है स्वायत्त ग्राम पंचायतें, मंडलों में राज्य का विभाजन, राजशाही प्रणाली, या प्रबुद्ध मंत्रिपरिषद। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वायत्त ग्राम पंचायतें। ओके, स्वायत्त ग्राम पंचायतें। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि राजराजा द्वारा शुरू किया गया प्रशासनिक नवाचार क्या था। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए कि राजराजा द्वारा शुरू किया गया प्रशासनिक नवाचार क्या था। आपके ऑप्शंस हैं
कि उसने माल पर टोल नियंत्रण और स्थानीय करों को समाप्त कर दिया। उन्होंने इसे प्रांतों के वायसराय के रूप में केवल शाही परिवार के सदस्यों को भेजने के लिए एक अभ्यास बनाया। उन्होंने युवराज को देश के प्रशासन के साथ जोड़ने की प्रणाली शुरुआत की। यह उसने मंत्रिपरिषद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों वाली एक संस्था का गठन किया। तो राजराजा द्वारा शुरू किया गया प्रशासनिक नवाचार क्या था, बताइए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उन्होंने युवराज को देश के प्रशासन से जोड़ने वाली प्रणाली की शुरुआत की। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राजराजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए फिर से कथन है, तो राजराजा से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन दिया गया है कि चेरों, पांड्यों और श्रीलंका की विजय के पीछे आर्थिक मकसद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार को अपने नियंत्रण में लाना और चीन के लिए समुद्री मार्ग खोलना था। दूसरा कथन दिया गया है कि उनका सबसे बड़ा ऐतिहासिक योगदान यह था कि उन्होंने चोल अभिलेखों को ऐतिहासिक परिचय के साथ शुरू करने की परंपरा की शुरुआत की। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है कि कृषि और राजकोषीय प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने ग्राम सभाओं और अन्य स्थानीय निकायों के खातों का लेखा परीक्षण की प्रणाली की शुरुआत की। अब तीनों में से सही कथन कौन से हैं, बताइए। चलिए ये सभी कथन हमारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि पाल प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों ने किस शहर पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी। तो पाल प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों ने किस शहर पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी। आपके ऑप्शन है उज्जैन, पाटलिपुत्र, कन्नौज या कौशाम्बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। ओके, कन्नौज। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। हम आपसे क्लास को प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे सब लोग भाई क्लास को अपने एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि क्लास में और भी बच्चे आ पाएँ और आप खुद देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आपको हम पढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिपति के प्रति सामंतों के सामंती दायित्व में से एक नहीं था। तो कौन सा अधिपति के प्रति सामंतों के सामंती दायित्व में से एक नहीं था, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं कि अदालत में उपस्थिति और अधिपति को श्रद्धांजलि अर्पित करना। नेक्स्ट ऑप्शन, छोटे सामंतों के लिए उनकी संपत्ति के प्रशासन में किसी भी बदलाव के लिए राजा से अनुमति। नेक्स्ट ऑप्शन, एक निश्चित संख्या में सैनिकों का रखरखाव और राजा को श्रद्धांजलि देना। ये वैवाहिक गठबंधन के लिए राजा की अनुमति। तो इनमें से कौन सा अधिपति के प्रति सामंतों के सामंती दायित्व में से एक नहीं था, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर फ्रेंड्स आपको अपने होमवर्क में बताना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन आपको दिया गया है कि भुक्ति प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान प्रशासनिक इकाई में से एक थी। नेक्स्ट ऑप्शन, पदानुक्रम में विषय सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई थे। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। प्रश्न आपको दोबारा से पढ़ लीजिए। पहला कथन दिया गया है कि भुक्ति प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान प्रशासनिक इकाई में से एक थी और पदानुक्रम के विषय सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई थे। तो इनमें से कौन से कथन सही है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, केवल एक। ओके, ओनली फर्स्ट, कि जो भुक्ति है ये प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान प्रशासनिक इकाई में से एक थी। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के दौरान वर्ण जाति की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। तो वर्ण जाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं कि जातियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई,
गुप्त काल के बाद गतिशीलता की कमी के कारण कारीगरों के दोस्त धीरे धीरे जनजातियों की कठोर हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन, आदिवासी लोगों के समावेश ने शूद्रों और तथाकथित मिश्रित जातियों की विविधता में इजाफा किया। बताइए। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो कि इस काल में वैश्यों और शूद्रों के बीच दूरियां बढ़ गईं। ओके, ये कथन हमारा असत्य है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को मिलाएं। तो एक तरफ आपको कर के प्रकार दिए गए हैं और दूसरा कर का विलय। तो इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है बताइए। देखिए, जो हिरण्य नामक कर था ये नकद में ली गई विशेष उपज पर कर था, ए का दो। इसके अलावा भागा उपज में राजा का हिस्सा कहते थे इसको, बी का फर्स्ट। इसके अलावा प्रत्यय को टोल टैक्स के नाम से जानते थे, तो सी का हो जाएगा थ्री और डी का हो जाएगा फोर। तो 2134। ओके, तो 2134 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को किए गए दान का हिस्सा नहीं था। तो निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को किए गए दान का हिस्सा नहीं था बताइए। तो दास। चलिए अगला प्रश्न, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं, हिंदू धर्म का पुनरुद्धार और विस्तार, सॉरी बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन, हिंदू धर्म का पुनरुद्धार और विस्तार हुआ, इस्लाम ने बड़ी घुसपैठ की, या जैन धर्म पूर्णतः लुप्त हो गया। इनमें से बताइए कि कौन सा कथन हमारा सत्य है। तो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में हिंदू धर्म का पुनरुद्धार और विस्तार हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि अभिकथन ए कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जैन धर्म को एक झटका लगा। कारण क्या है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में आंतरिक व्यापार में गिरावट ने व्यापारिक समुदाय को कड़ी टक्कर दी। अब इनमें से कौन सा हमारा कथन सही है बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। अगला प्रश्न बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी या श्रीकालाहासी। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, हम्पी। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी में है। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत के सभी प्रारंभिक मध्यकालीन मंदिरों में से सबसे ऊंचा है। चिदम्बरम में नटराज मंदिर, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर या श्रीगनम में महान मंदिर। तो भारत के सभी प्रारंभिक मध्यकालीन मंदिरों में से सबसे ऊंचा कौन सा है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये सभी प्रारंभिक मध्यकालीन मंदिरों में से सबसे ऊंचा है। ओके, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान है कि सूर्य मंदिर स्थित है बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है पुरी, खजुराहो, कोणार्क या गया। कमेंट करें। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। सूर्य मंदिर कहाँ पर है, कोणार्क में है ये। ठीक है, चलिए ओके, तो सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए, तो इनमें से कौन जो है मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। आपके ऑप्शन है विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर या जीमुतवाहन। तो चार ऑप्शंस आपको दिए गए, चार नाम दिए गए हैं। अब नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो एक, दो और तीन, एक, तीन और चार, एक, दो और चार, एक और चार। तो कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक, दो और चार, यानी कि विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमुतवाहन। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित को मिलाएं। चलिए फटाफट से मिलाते हैं। देखिए, जो गढ़वालस है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है कन्नौज से। ठीक है, ए। ठीक है, इसके अलावा चौहान का संबंध अजमेर से, डी। दो बार चौहान दिया गया है। ठीक है, तो तीसरे चौहान का संबंध है वो किससे है, गुजरात से। ठीक है, तो इसको तीन, दो, एक से तीन, चार। ठीक है, फिर से मिला लेते हैं। तो देखिए, गढ़वालस का संबंध किससे है, तो ये है कन्नौज से, तीन। ठीक है, एक हो जाएगा तीन। इसके अलावा चौहान का संबंध किससे, ये आमेर से है, तो दो। ठीक है, सॉरी चार। इसके बाद फिर चौहान का संबंध किससे हो जाएगा, गुजरात से, दो। और चंदेल किससे, बुंदेलखंड से है, एक। तो तीन, चार, दो, एक। तीन, चार, दो, एक किस ऑप्शन में, देखते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर डी में है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। ओके, तो आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करेंगे क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। जो लोग क्लास में अभी आए हुए हैं, क्लास को सब लोग स्टार्टिंग से ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया, क्लास को सब लोग अपने शेयर भी कर दें। ठीक है, तो सब लोग क्लास को लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिए। चलिए, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार, मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।